इन अ वे बढ़ावा दे रहा है जो भारतीय ज़ाइम हैं, अमेरिका ख़ित्ते में भारतीय ज़ाइम को बढ़ावा दे रहा है। तो इस खबर का और इस तरह की पाबंदियों का अप्रैल में बेलारूस और चाइना की कंपनीज़ पर लगती हैं और अब आके दिसंबर में पाकिस्तान की 4 कंपनीज़ पर पाबंदियां लग जाती हैं। तो इससे तो इंडिया के ज़ाइम में ख़ित्ते में तो 80% दाना ज़ाइम में इजाफा होगा और एज एन एज लेगा इंडिया इसको। तो इसका काउंटर पाकिस्तान को सिर्फ मजम्मत से करना होगा या कुछ मज़ीद इक़दाम? मजम्मत से तो कुछ नहीं होता, वो तो खैर अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ही क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ज़ाहिर है जितना अमेरिका हमें टाइट करेगा हम कहीं ना कहीं तो टर्न करेंगे। तो हम तो हमेशा चाइना की तरफ जा रहे हैं ना। जैसे शुरू में 1950s, 60s, 70s में 80s में वी वर गोइंग टुवर्ड्स अमेरिका और सारा कुछ वहीं से आ रहा था, और इंडिया वाज गोइंग टुवर्ड्स द सोवियत यूनियन और सारा कुछ वहीं से आ रहा था। अब जब अमेरिका ने हमें टाइट करना शुरू किया तो वी वेंट टू चाइना। एंड इसी तरीके के साथ अमेरिका जो है अब इंडिया के साथ खुल रहा है और उसको साथ ले जाना चाह रहा है। तो इंडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। वो रशिया को भी साथ रख रहे हैं और अमेरिका की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली इंडिया इज़ गोइंग टू गेट एन एज। अभी जो रिसेंट एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है दैट कैन क्रिएट अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। क्योंकि आप जिक्र ही हो गया इसका तो मैं कर ही दूँ। वो ये है कि आपने सुना होगा कि ग्वादर के ऊपर चाइना के साथ कुछ लेन देन हो रही है। अगर चाइना को वहाँ फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं तो फिर चाइना के पास पावर हो जाती है टू कैरी आउट वेरियस ब्लॉकेड्स इन दैट एरिया। तो अमेरिका नहीं चाहता ये हो, चाइना चाहता है कि आप ग्वादर उनको दे दें। हमने एक कंडीशन लगा दी है चाइना के ऊपर, या एक कंडीशन नहीं, एक डिस्कशन चल रही है। हमने चाइना को कहा कि आप हमें अगर आप ग्वादर रखते हैं तो आप हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो दे दें आप। अब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है? न्यूक्लियर। वो ये होती है कि अगर आपके मुल्क के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक आती है, अच्छा, तो वो एक न्यूक्लियर अटैक ऐसे नहीं होती कि आप फिर या आप किसी को अटैक करते हैं और आपको कोई अटैक करे। हाँ। तो फिर आपके पास कुछ नहीं रह जाता। तो आफ्टर द न्यूक्लियर स्ट्राइक सेकंड स्ट्राइक ये होती है कि एक स्ट्राइक आपके ऊपर हो जाती है तो फिर आपके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि एक और स्ट्राइक कर सके ऑन द एनिमी। सेकंड स्ट्राइक आमतौर पे जो लोग आपको अटैक करेंगे विद न्यूक्लियर वो विल मेक श्योर कि आपकी जहाँ जहाँ फैसिलिटीज़ हैं आपको सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी ना हो जी। मगर उसको रोकने के लिए कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो, आमतौर पे जो लोग हैं वो पावर्स हैं उन्होंने आउट ऑफ द लैंड फोर्सेस, एक तो ज़मीन के ऊपर बहुत हेवीली बंकर्ड साइट्स, ओके, मे बी thousands of feet underground, जिनको बंका बस्टिंग बॉम्ब्स भी हैं वही भी ना तोड़ सके जी, which is not easy. The easier thing is कि वो पूरा ओशन पड़ा हुआ है। आप अगर सबमरीन्स को न्यूक्लियर आर्म कर दें और उनके पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो अंडर वाटर रह सकें कुछ अरसे के लिए, या उनको फैसिलिटीज़ हों किसी पोर्ट में जाके रिप्लेनिश कर लें अपने आप को, स्टॉक अप कर लें फिर चले जाएं, तो वो एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी समुद्र के अंदर होती है। अच्छा, हर मुल्क के पार ने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज जो है ज़मीन और समुद्र में की हुई है, इंतज़ाम किया है। अच्छा, कि अगर ज़मीन के ऊपर अटैक होती है तो, और सबमरीन तो मोबाइल है, सबमरीन तो मोबाइल है, लैंड फैसिलिटीज आर फिक्स्ड, तो उसके ऊपर तो सैटेलाइट से पता चल जाता है आपको कि कहाँ है, तो आप उनको अटैक कर सकते हैं जी। मगर अगर आपके पास सबमरीन कैपेसिटी हो, न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स, कि वो अंडर वाटर से फायर कर सकें न्यूक्लियर मिसाइल्स एट द एनिमी, तो दैट्स अ सेकंड स्ट्राइक। एटमी आप दोस्त पाकिस्तान के पास नहीं, और पाकिस्तान ने ये डिमांड रखी चाइना। अच्छा, अब पाकिस्तान चाइना को कह रहा है कि अगर आपने ग्वादर रखना, अच्छा, तो आप हमारी हेल्प करें टू एक्वायर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अंडर द सी। अच्छा, वी हैव सबमरीन्स, ऐसी बात नहीं है वी डोंट हैव सबमरीन्स, बट उसके लिए और भी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है, एंड उसके लिए चाइनीज़ हेल्प की ज़रूरत है इनको टू हैव अ सेकंड स्ट्राइक अंडर द सी कैपेसिटी। मेरा ख्याल है लैंड में तो है इनके पास कि अगर कोई ट्राई भी करे कि बिफोर दे कैन डिस्ट्रॉय ऑल द फैसिलिटीज, वी हैव द कैपेसिटी टू स्ट्राइक जी, ये है। बट अगर यू नो अंडर द सी वाली जो चीज़ है ना, वो इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। अच्छा, अब चाइना का प्रॉब्लम यह है कि चाइना इज़ अ सिग्नेटरी टू द नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम। अच्छा, चाइना ने इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की हुई है कि हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे टू प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब है अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बढ़ाना। आप कोई खुद बनाना चाहे बढ़ा ले, मगर चाइना हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो आप अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को, मतलब 30 बॉम्ब है तो 40 नहीं, आपको हेल्प नहीं करेगा कि आप 40 बना लें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। चाइना इज़ अंडर प्रेशर फ्रॉम पाकिस्तान कि हमें आप
सेकेंड स्ट्राइक कैपेसिटी अंडर द सी, ग्वादर रख लें। मतलब उसका ये होगा कि फिर ये है कि हमारी सबमरीन्स जो हैं, इफ़ दे आर आर्म्ड विद न्यूक्लियर वेपन्स, तो वो दे विल बी एबल टू डॉक एट ग्वादर if ग्वादर इज अंडर योर कंट्रोल। हमारे कंट्रोल में है फिर तो नो इशू, तो हमारी आ जाएंगी। अगर आपके कंट्रोल में है तो फिर हमें गारंटी तो दें कि यू विल नॉट स्टॉप अस। तो अब वो चाइना इज रिलक्टेंट। अच्छा, तो इसलिए थोड़ी सी टेंशन हुई है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान ऑन दिस इशू। अच्छा, मगर और चाइना जो है, एज आई सेड, उसने साइन की हुई ट्रीटीज, ही कांट अफोर्ड टू डू समथिंग लाइक दिस। तो ऊपर से सिपेक के ऊपर भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं चाइना के साथ। अच्छा। आपको पता ही है, सिक्योरिटी इश्यूज चल रहे हैं, अभी तक वो मामला तय नहीं हुआ। तो पाकिस्तान चाइना रिलेशंस जो है ना, वो थोड़े से टेंस हुए हैं ऑन सम इश्यूज, रेजोल्यूशन नहीं हो पा रही है। अच्छा। तो इन व्यू ऑफ दिस, जो आपका सवाल है कि इंडिया यूएस रिलेशंस आर गेटिंग बेटर, especially military to military cooperation, और हमारा जो है is not getting as good a response from the only partner that we have। वो बाकी, और अब ये जो sanctions लग रहे हैं on export of ballistic missile technology and know-how from China to Pakistan, or indeed from Korea to Pakistan, या हम खुद भी अगर develop करना चाहें, तो this is obviously aimed at slowing down your capacity to either for second strike or for development of the new program further। Don't forget कि ballistic missiles जो है ना, अभी फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इस वक्त जो सारा इशू है ईरान के ऊपर, दो इश्यूज है ना। एक तो ये कि लॉन्ग रेंज ballistic missiles टेक्नोलॉजी उनको डिनाई की जाए, अगर वो बना रहे हैं तो उसको रोका जाए। अच्छा। बिकॉज देन दे कैन रीच इजराइल, ठीक, विद ballistic missiles and supersonic ballistic missiles, high altitude, and they can evade some of the techniques for defense that Israel has। तो इस किस्म के इश्यूज अब चल रहे हैं जो आगे भी चलेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर मुझे एक सेंटेंस में समराइज़ करना पड़े तो मैं ये समराइज़ यही करूँगा कि 225 जो है अगला साल, अच्छा, वो अमेरिका एंड इजराइल विल फोकस ऑन ईरान, दे विल फोकस ऑन रेजीम चेंज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक, ओके, उनकी ये टारगेट है। अच्छा। और अगर इस टारगेट में वो कामयाब हो जाते हैं, स्पेशली इन रेजीम चेंज, तो फिर मेरा ये असेसमेंट है कि इन 2026 इसराइल एंड अमेरिका विल टर्न देयर अटेंशन टू पाकिस्तान। तो दे विल टर्न देयर अटेंशन टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक ठीक। अच्छा, इसमें जो एस्पेक्ट एक और बहुत ज़रूरी है वो स्पेस प्रोग्राम का है कि पाकिस्तान का 2047 का स्पेस विजन भी अपनी जगह पर है, और ये जो पाबंदियां हैं ये पावरफुल रॉकेट मोटर्स का भी जिक्र करती हैं, जो कि इसी प्रोग्राम का हिस्सा है, और इसके ज़रिए निगरानी आसान हो जाती है, फिर आप टारगेट को राइटली दुरुस्त तौर पर निशाना बना सकते हैं। तो स्पेस प्रोग्राम को टारगेट करने का मकसद, और दूसरा ये कि क्या ये टेक्नोलॉजी के लिए पाकिस्तान वाकई चाइना पे डिपेंडेंट है या मकामी तौर पर भी इस पर काम हो रहा है? नहीं, देखिए, मकामी तौर पर तो काम होता रहता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ। बट चाइना इज़ अ वेरी मेजर हेल्प, लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दैट। हमारे यहाँ रॉकेटरी जो है इज ऑल नॉट, उसमें इतना ऐसा भी कमर्शियल नहीं है, इट्स ऑल मिलिट्री। अच्छा। उसकी मिलिट्री यूसेज है। वेयर एज इन अमेरिका जो सारी रॉकेट साइंस है और जो रॉकेटरी की डेवलपमेंट है, वो इवन व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेस, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स लाइक इलॉन मस्क वगैरह को वो देते हैं, और वो उसमें से कमर्शियल टेक्नोलॉजी निकालते हैं, कमर्शियल यूज़ निकालते हैं। अब फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क की रॉकेटरी प्रोग्राम, वन ऑफ द मेन रीजंस ही इज सपोर्टिंग डोनाल्ड ट्रंप इज़ बिकॉज वो कह रहा है कि कोई 100 बिलियन का मुझे सब्सिडी दें मेरी रॉकेट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो रॉकेट्स जो हैं वो जो सैटेलाइट्स से चलते हैं, जिसको रॉकेट्स के साथ सैटेलाइट्स चलते हैं ना, तो ही हैज़ थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स अप देयर, तो वो सैटेलाइट्स कमर्शियल यूज़ है, बट दे ऑल्सो प्रोवाइड मिलिट्री एक्सेस टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और उनकी ड्यूल यूज़ है। और वही यही डील होती है कि आप फंडिंग करें हमारे रॉकेटरी प्रोग्राम को, हम सैटेलाइट्स भेजेंगे, वो हम उससे 4 पैसे बनाएंगे, अच्छा, मगर उसमें से आपको भी एक्सेस देंगे इफ़ यू एवर वांट टू यूज़ एनी ऑफ आवर रॉकेट्स, आवर सैटेलाइट्स फॉर स्पाइंग पर्पसेस और फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस, तो अवेलेबल है। सो वहाँ डुअल यूज़ है। अच्छा। यहाँ तो प्योर एंड सिंपल मिलिट्री यूज़। यहाँ वी आर नॉट इन दैट स्टेज वे वी कैन यूज़ सैटेलाइट्स फॉर कमर्शियल। एक आध वो है हमारा पाक सैट वगैरह टेलीविज़न वगैरह के लिए, बट नॉट मच। रिलीज आता है जो 4 कंपनीज पर पाबंदी आयद करता है जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक है पाकिस्तान के, और ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन इसे कनेक्ट किया जा रहा है कि अमेरिका में जो लॉबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी काविशों का ये नतीजा है। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि इसका पस मंज़र क्या है, ये इन पाबंदियों का मकसद क्या हो सकता है, और
क्या मज़ीद पाबंदियाँ भी लगेंगी और इससे पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा? सो मैनी क्वेश्चंस। ये 2-3 बातें इसमें वाज़े कर दूं। ये पहली दफ़ा नहीं है, कोई ये अजनबी बात नहीं है। ये हमारे ऊपर तो 1965 वॉर के बाद हमारे ऊपर सैंक्शंस लगते रहे हैं मुख्तलिफ फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर कुछ रिमूव होते रहे हैं, कुछ परसिस्ट करते रहे हैं। 1965 में मिलिट्री एड ख़त्म कर दिया था बिकॉज ऑफ द वॉर विद इंडिया, आपको याद होगा। फिर 1971 में फिर बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ द वॉर इन बांग्लादेश। उस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वगैरह को करके तो अमेरिका ने कर दिया था। 1977 में लेजिस्लेशन आई, सिमिंगटन अमेंडमेंट थी। उन्होंने कहा था कि ये आप फ्रांस से एक रीप्रोसेसिंग प्लांट, आप न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट खरीदना चाह रहे थे और अमेरिका कह रहा था आपको नहीं खरीदना चाहिए और आप डटे हुए थे। तो उन्होंने आपके ऊपर एक लेजिस्लेशन पास करके और कहा सिमिंगटन एग्रीमेंट में कि अगर आप ये करेंगे तो आपको सारी इमदाद वगैरह बंद हो जाएगी। फिर ये हुआ, हमने इनकार कर दिया, हम कह रहे हैं हम तो लेंगे, हम तो करेंगे अपना काम जो करना है। तो फिर उन्होंने फ्रांस के ऊपर प्रेशर डाला और फ्रांस ने कैंसिल कर दी जो न्यूक्लियर डील थी। तो ये 1977 में भी हमारे साथ हुआ। फिर 1979 में हुआ, ग्लेन एक और अमेंडमेंट, सेनेटर ग्लेन थे, उन्होंने एक और अमेंडमेंट की, वो भी फॉरेन असिस्टेंस की थी और वो भी यही था कि कोटा के अंदर आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इसलिए उसके ऊपर एक और उन्होंने पाबंदी लगा दी। 1990 में फिर उन्होंने प्रेसलर अमेंडमेंट की जिसके साथ यूएस मिलिट्री एड ख़त्म की और उसका भी तल्लुक़ जो था कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम परस्यू कर रहे हैं, उसके ऊपर भी ये किया। अब मुझे इसलिए याद आई है कि 1994-95 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी और वो गई थी अमेरिका और वहाँ उन्होंने जाके ये जो अमेंडमेंट्स थे इसके ऊपर बात की थी। एक छोटा सा प्रेस का भी टोला उनके साथ था जिसमें खादिम भी हाज़िर था, तो वो उससे हमें पता चला कि और मोहतरमा ने बड़ी ज़बरदस्त डिफेंस किया पाकिस्तान का वहाँ, मगर ये सैंक्शंस लगे हुए थे। फिर थोड़ी बहुत ईजिंग भी हुई उसके बाद। फिर उसके बाद मैं ये लिस्ट है मेरे पास सारी, जब मिलिट्री कू हुआ आपको याद होगा 99 में तो उसमें भी उन्होंने सेक्शंस लगा दिए कि जो फॉरेन असिस्टेंस एक्ट के अंदर पाबंदियाँ लगा दी थी मुशर्रफ गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि और एटमी तजुर्बा जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया था तब भी लगी थी उस वक्त, तो खैर बहुत बड़ी लगी थी, बहुत बड़ी लगी थी, मगर फिर उसके बाद ये है कि अभी हाल ही में ये काफ़ी चल रहा है ये मामला। 2021 में 17-18 में भी हुआ, फिर 2021 में भी हुआ, यही सैंक्शंस लगती रही हैं ऑन कॉमर्स लिस्ट जी, और उसका भी ताल्लुक पाकिस्तान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम में था। और फिर अक्टूबर 2023 में भी हुआ, फिर अब दिसंबर में भी उन्होंने फिर किया। तो ये चलता रहता है काम, ये सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं, चाइना के ऊपर भी लगती रहती है और कोरिया के ऊपर भी लगी हैं और बेलारूस वगैरह, रशिया के ऊपर भी लगती रहती है। अब तो सवाल ये है कि इनकी अहमियत क्या है, इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा। अच्छा, बात यह है कि पहला सवाल तो ये है कि क्या ये जो प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है पीटीआई जो अमेरिका में बैठी है, उसके नतीजे में ये हुआ है या ये एक नॉर्मल रूटीन के तहत काम उनका चल रहा है एक्सपोर्ट सैंक्शंस के ऊपर। मैं समझता हूँ कि ये इसमें पीटीआई का कोई ख़ास रोल नहीं है जी। ये एक उनकी एक न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रेजीम है, अच्छा। कानून है उनके, उसके तहत वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहते हैं ये चीज़ें और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो प्रेस के अंदर बताते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक रूटीन का मामला है उनकी तरफ से जो, और वो टारगेट कर रहे हैं आपके न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जी, MTCR का जिक्र भी है इसमें। हाँ, तो इसलिए ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि ये पीटीआई ने कोई तीर मारा है जिसकी वजह से हमें नुकसान होने जा रहा है या हो सकता है। ये एक रूटीन का मामला है अमेरिका का। मगर दूसरी बात ये है कि क्या इसका नुकसान कितना हो सकता है हमें। हाँ। मैं ये समझता हूँ कि इसका कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा। देखिए, पहले भी तो ये सारा कुछ होता रहा है ना, क्या उसके साथ हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। क्या आपने मिसाइल डेवलपमेंट छोड़ दी? नहीं छोड़ी। क्या आपने रॉकेट डेवलपमेंट जो थी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मिसाइल्स, स्पेशली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो छोड़ दी? नहीं छोड़ी। तो मैं समझता हूँ कि इसका साथ कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। वी विल कंटिन्यू टू डू व्हाट वी आर डूइंग। अच्छा। और छोटे मोटे इश्यूज बनते रहते हैं मगर उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके कुछ ना कुछ करके वो मामले तय हो जाते हैं। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जितने सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे हैं जी, आप इमेजिन नहीं कर सकते किसी मुल्क के ऊपर इतने सैंक्शंस नहीं लगे और अब और लगने जा रहे हैं। क्या उसकी वजह से ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है या रोक दिया है? नहीं रोका ना। वो तो उन्होंने
और एज पार्ट ऑफ एन अग्रीमेंट विद द अर्लियर रेजीम, ओबामा रेजीम के साथ जो अग्रीमेंट हुई थी उसके तहत उन्होंने इंस्पेक्शंस ओपन की थी। मगर अमेरिका ने हर किस्म की सैंक्शन लगाने की कोशिश की है और अब धमकी आ रही है ऑफ बॉम्बिंग ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स, बट ईरान हैज़ नॉट स्टॉप दैट। तो सैंक्शंस हर्ट ज़रूर करती हैं, मगर जब डिटर्मिनेशन हो एक मुल्क के अंदर, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उनकी रेजीम के अंदर कि ये हमने करना है काम अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो वो बाय हुक और बाय क्रूक काम चलता रहता है। तो मैं नहीं समझता इसके साथ कोई ख़ास US पाकिस्तान रिलेशंस में कोई फ़र्क पड़ेगा। ये नहीं कि इसके साथ हम इतने नाराज़ हो जाएंगे कि हम उनसे ये कर देंगे वो कर देंगे, या वो इसके बाद हमें ये करेंगे और वो करेंगे। मैं नहीं समझता कि वो स्टेज है ये। अच्छा। ना ही मैं समझता हूँ इसके साथ हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो असरअंदाज होगा। हाँ, लेकिन फ़ॉरेन ऑफिस ने तो रिजर्वेशंस का इजहार किया है और ये तज्ज़ियाकार भी कह रहे हैं कि जो इंडिया के जवाब में टेक्नोलॉजी बनाई गई है उस पर इस तरह की पाबंदियाँ दोहरे मयार को ज़ाहिर करती हैं और इसके ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं ख़ित्ते में तवाज़ुन को। बात यह है कि पिछले 8-10 साल से अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, स्पेशली मिलिट्री टू मिलिट्री, वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। जब से अमेरिका ने ये फ़ैसला किया कि इंडिया को एज अ काउंटर वेट टू चाइना बनाना है हमने, तो कुछ $20 बिलियन की इंडिया ने मिलिट्री हार्डवेयर ख़रीदा है फ्रॉम अमेरिका इन द लास्ट 10 ईयर्स। और उनके साथ इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज हो रही हैं और इतनी ज़्यादा कोऑपरेशन हो रही है कि वो जो लिस्टें मैं देख रहा था कि कितनी इंडिया को चीज़ें दी जा रही हैं, इट्स अनबिलीवेबल। और वो इसीलिए दी जा रही है ताकि इंडिया कैन स्टैंड अप टू चाइना। क्वाड का मेंबर भी है। हाँ, वो बहुत कुछ है। क्वाड का मेंबर भी उसको बना दिया है, ब्रिक्स के अंदर भी बड़ा वो पावरफुल है। मगर इसके अलावा वो बहुत कुछ इंडिया को उन्होंने दिया है। एंड वो लिस्टें किसी वक्त चाहे तो हम बता सकते हैं, बट आई डोंट थिंक वी नीड टू गो इनटू डिटेल। जी, इंडिया के साथ बहुत रिलैक्सेशन है ऑन एक्सपोर्ट्स। जितनी टाइट किया जा रहा है पाकिस्तान को, उतना ही उसके ऑपोजिट इंडिया के साथ बहुत रिलैक्स्ड रेजीम है। उसकी वजह सिंपली यही है कि इंडिया को अमेरिका अपना एक प्रैक्टिकल अग्रेसिव एलाई बनाना चाहता है अगेंस्ट चाइना। तो इसलिए वट एवर इंडिया वांट्स, इंडिया को मिल रहा है। रॉकेट साइंस भी, रॉकेटरी भी मिल रही है, मिसाइल्स, एवरीथिंग, स्पेस प्रोग्राम में भी बहुत सब कुछ मिल रहा है उनको। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंडिया की जो मिलिट्री है इस्टेब्लिशमेंट अभी भी 60% से ज़्यादा जो है ना डिपेंडेंट ऑन रशिया, क्योंकि वो शुरू से ही उनके रशियन एडवाइजर्स रहे हैं, रशियन वेपनरी रही है, रशियन असिस्टेंस। तो अभी अमेरिका की ये कोशिश है कि उधर से उसको कम किया जाए और अमेरिका के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंस की जाए। इसीलिए अब इंडिया जो है वो थोड़े से हट के रशियन वेपन्स इट इज मूविंग टुवर्ड्स अमेरिका, एंड अमेरिका पूरी फुल फ्लेज्ड असिस्टेंस दे रहा है उसको।